नमस्कार साथियों, आज हम ये द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल वंश के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास मुख्यतः दो भागों का अंदर विभाजित किया जाता है। भाग एक सल्तनत काल, जो 1206 से 1526 तक का काल है सामान्यतः, और भाग दो मुगल काल, जो मुख्यतः 1526 से 1857-58 तक का काल मुगल काल या मुगल वंश से संबंधित है। सल्तनत काल के बारे में कुछ जानकारी हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत प्राप्त की थी। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में तुर्की शासन, सल्तनत शासन और मुगल शासन ये सभी धार्मिक रूप से मुस्लिम ही थे, परंतु भौगोलिक विशेषताओं पर अनुशासन करने की पद्धति के आधार पर इसे अलग अलग नाम दिया गया। सल्तनत का काल 1206 से 1526 का काल था, और इसमें भारत में स्थित राजनीतिक प्रमुख को सुल्तान पद नाम से सुशोभित किया गया था। यह सुल्तान स्वतंत्र पद न होकर के खलीफा के अंतर्गत एक पद था, जबकि इन सुल्तानों को हराने के बाद में भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, और मुगल ने अपना राजत्व सिद्धांत दिया था, वो स्वतंत्र थे, सार्वभौमिक थे। भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, और इस मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय या जफर। वास्तव में मुगल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉन्ग शब्द से हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है बहादुर होना। अर्थात मुगल शब्द अपने आप को बहादुर शब्द का पर्याय माना जाता है। मुगल वंश के शासक तुर्की नस्ल के थे। मुगल वंश के शासक तुर्की नस्ल के चगताई शाखा से संबंधित रखते थे। भारत में मुगल वंश की नींव 1526 में जहीरुद्दीन बाबर द्वारा रखी गई थी। इस जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे अर्थात 14 फरवरी को 1983 में हुआ था। 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगना का शासक था, और इनका माता का नाम कुतुबुल निगार खां, जो मंगोल वंश से संबंधित, अर्थात जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा की 1494 में मृत्यु हो जाने के पश्चात बाबर अपनी दादी दौलत बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बना था। अर्थात वे 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बन गया।
प्रारंभ में चाचा अहमद मिर्ज़ा व मामा महमूद खान ने फरगना पर अधिकार करना चाहा, लेकिन बाबर ने इसे सफल नहीं होने दिया था। बाबर ने इसे सफल नहीं होने दिया था। 1496 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था, परंतु असफल हुआ था। 1497 में उन्होंने दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण करके 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखा था, लेकिन फरगना में विद्रोह होने के बाद वे फरगना व समरकंद दोनों से हाथ धो बैठा था। उसके बाद में बाबर ने परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके 1504 में काबुल पर अधिकार किया था और बाबर ने मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि त्याग करके, मिर्ज़ा बाबर की एक पैटर्नल उपाधि थी, उसे त्याग करके 1507 में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण के क्रम में 5 मुख्य आक्रमण किए थे और 5 मुख्य आक्रमण से 5वें आक्रमण के दौरान ही भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी और 5वां आक्रमण था पानीपत का आक्रमण, पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे पहले बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किए थे। उनका पहला आक्रमण बाजौर और भेरा पर 1519 में हुआ था। बाजौर और भेरा पर 1519 में हुआ था। यह बाबर का भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था, जो यूसुफजई जातियों के विरुद्ध था। यूसुफजई पहाड़ी एक जनजाति थी, उनके विरुद्ध। बाबर का दूसरा आक्रमण पेशावर पर 1519 में ही था। बाबर का तीसरा आक्रमण सियालकोट पर 1520 में था और बाबर का चौथा आक्रमण लाहौर व दीपालपुर पर 1524 में थे। और बाबर का भारत पर 5वां व सफलतम आक्रमण पानीपत का युद्ध था। यह पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी व मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के आरोप विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लगाए जाते हैं। वास्तव में कई बार इसके बारे में प्रश्न भी किया जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया, परंतु वास्तव में दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भतीजा था, इन्होंने तो आक्रमण के लिए आमंत्रित किया होगा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को आमंत्रित करने पर आज भी इतिहासकारों के मध्य प्रश्न चिन्ह है। वास्तव में कैसे भी हो, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में शासन किया था। तो पानीपत का युद्ध बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई तथा मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रयोग करते हुए भारत में सफल विजय प्राप्त की। पानीपत की विजय एक युगांतरकारी ऐतिहासिक घटना है। पानीपत की विजय एक युगांतरकारी ऐतिहासिक घटना है। इस पानीपत के युद्ध के बाद में भारत में नई शासन पद्धति, नए शासन के तौर तरीके और नए राजवंश का उदय हुआ। इस पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर ने अपनी चालाकी और अपने कुशल नेतृत्व और दक्ष युद्ध सामग्री के माध्यम से इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया व तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति
का भी प्रयोग किया था। उस्मानी पद्धति के अंतर्गत 2 गाड़ियों के बीच में एक तोहफा रखा जाता है। इस युद्ध में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा दिया, जिसे हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में विजय के बाद भारत में बाबर का प्रभाव उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता गया और इसी क्रम में इब्राहिम लोदी व उनके वंशजों को हराने के बाद में भारत में स्थायी रूप से शासन करने के लिए बाबर ने महाराणा सांगा को हराना आवश्यक समझा था और इसी कारण इन दोनों शासकों के मध्य आपसी महत्वाकांक्षा, विद्वेष आदि के कारण युद्ध होता। इन दोनों के मध्य जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध होता है उसे खानवा के युद्ध के रूप में जाना जाता है और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। लेकिन उससे पहले बयाना का युद्ध भी हुआ था। इस बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा की विजय हुई थी, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसके बाद में भारत के अंतर्गत बाबर का विद्रोह करने वाले शासक समय समाप्त हो। यह खानवा फतेहपुर सिकरी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर थे उससे 10 मील पश्चिम की ओर खानवा नामक स्थान के पास हुआ था। वर्तमान में यह खानवा भरतपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर मेवाड़गढ़ से राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ। राणा सांगा का सहयोग मध्य प्रदेश से चंदेल के शासक मेदिनी राय ने किया था, परंतु विजय बाबर की ही हुई थी। बाबर ने खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी, जबकि पानीपत के युद्ध में उन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा लगाया तथा मुस्लिम व्यापारियों पर से तमगा कर समाप्त किया। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध विजय प्राप्त। बाबर का भारत में तीसरा बड़ा युद्ध चंदेल के युद्ध हुआ था। ये 29 जनवरी 1528 को। यह युद्ध बाबर व चंदेल के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की ओर से शेरशाह सूरी ने भी युद्ध किया था। बाबर की ओर से शेरशाह सूरी ने भी युद्ध किया था। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई थी। ये मेदिनी राय चंदेल का शासक था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था, अगर सौभाग्य मेरा मित्र और भाग्य ने मेरा साथ दी तो मैं भी मुगलों को एक दिन भाग से भगाता। और कालांतर में यही शेरशाह सूरी था जिन्होंने मुगलों को भारत से भगाया था, हुमायूं को भारत से भगाया था। अर्थात चंदेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को उन्होंने 1540 में किया। बाबर का भारत में अंतिम बड़ा युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो 5 मई 1529 को था। यह युद्ध बिहार प्रांत के घाघरा नदी के तट पर बाबर व अफगानों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। अफगानी की सेना का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का पुत्र मोहम्मद लोदी था। अफगानी सेना का नेतृत्व करने वाला मोहम्मद लोदी था। यह बाबर द्वारा लड़ाया गया भारत में अंतिम युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो 5 मई 1529 हुआ था, यह भारत में बाबर द्वारा लड़ाया गया अंतिम युद्ध था। मध्यकालीन इतिहास में घाघरा का युद्ध प्रथम ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध जल में भी लड़ा गया था और थल में भी लड़ा गया था। फिर बाबर की मृत्यु। गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन है, उनके अनुसार
लोधी की माता ने बाबर को जहर दे दिया, जिसके कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। अर्थात गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोधी की मां ने धोखे से बाबर की हत्या की थी। बाबर को आगरा के आराम बाग के अंदर प्राण में दफनाया गया था, लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जाह के द्वारा काबुल ले जाकर बाबर के चुने हुए स्थान पर एक जगह पर उन्हें दफना दिया गया था। इस प्रकार बाबर का मकबरा वर्तमान में अफगानिस्तान के काबुल में है, जबकि प्रारंभ में उसका मकबरा आगरा के आराम बाग में बनाया गया था। बाबर के बारे में विस्तृत जानकारी हमें बाबरनामा के अंतर्गत मिलती है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी की रचना की थी। इसमें बाबर के स्वयं के दृष्टांत है और बाबर की ये जीवन गाथा या आत्मकथा, और इसकी भाषा तुर्की है। इस तुर्की भाषा के बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद उन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम पायद खां द्वारा किया गया था। पायदा खां के द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 के अंतर्गत पुनः फारसी में अनुवाद, फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1826 ईस्वी में एकलिन के द्वारा किया गया। तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1905 ईस्वी में लंदन में श्रीमती बेवरीज द्वारा किया गया था। इस प्रकार बाबर के आत्मकथा का विभिन्न भाषाओं में स्थानांतरित ट्रांसलेशन किया गया था। बाबर मुबइया नाम से कविताएं भी लिखता था। बाबर के समय में 2 सिक्के प्रचलित थे भारत में। जो काबुल के अंदर से शाहरुख जो चांदी का सिक्का था, और कंधार के अंदर बाबरी सिक्का था जो सोने का सिक्का। सिक्कों के एक और 4 खलीफों के नाम तथा दूसरी और अपनी उपाधि अंकित करते बाबर ने भारत में सिक्के चले। बाबर के समय मुख्य चित्रकार बाबर की आत्मकथा में रियाजाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। हालांकि बाबर भारत के अंदर बहुत कम समय के अंदर शासन करता रहा और उनका अधिकतर समय लगभग युद्ध के अंदर बीता। फिर भी बाबर ने भारत के अंदर कुछ स्थापत्य कला का विकास भी किया। संक्षिप्त काल के दौरान में भारत के अंदर कुछ अमिट यादगारें उन्होंने छोड़ी थी। बाबर ने स्थापत्य कला के अंतर्गत भारत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण 1529 के अंदर करवाया था और पीर खाना मस्जिद का निर्माण 1529 के अंदर करवाया। बाबर ने 1529 में ही हरियाणा प्रांत में पानीपत जिले में काबुली बाग की मस्जिद से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पीर खान मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर का सेनापति मीर अब्दुल बाकी, जिसको मुख्यतः भारतीय इतिहास में बाकी नाम से संबोधित किया जाता, बाकी ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या नामक स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर करवाया। बाबर ने ज्यामिति विद्या पर नूर अफगान नामक बाग लगवाए, जिसे आराम बाग कहते हैं। बाबर ने ज्यामिति विधि के आधार पर अफगान नामक बाग लगवाए, जो आराम बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर ने सड़क मापने तो गज-ए-बाबरी नामक इकाई का प्रारंभ किया था। बाबर को मुबइया नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह एहरार का अनुयायी भी था। इस प्रकार आज के इस क्लास के दौरान भारत में मुगल वंश का इतिहास प्रारंभ किया गया था और इसी के क्रम के अंदर बाबर के बारे में आज हम विस्तार से बताते हैं। जय हिंद, जय शाह।